हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड बंदरों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ की ये 14th वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तराखंड बंदरों के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। वीडियो को शुरू करने से पहले पिछली वीडियो यानी कि जो 13 पार्ट आई थी इससे पहले, उसमें हुई गलती को सुधार लेते हैं। तो जो 19th क्वेश्चन था यानी 19वां क्वेश्चन था पिछली वीडियो में, वो मैंने आपको गलत सॉल्व कर दिया था। देखिए, समझदार इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, पर उससे भी ज़्यादा समझदार इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो ये गलती मैंने की थी, आपको ये गलती एग्जाम के टाइम पे नहीं करना है। देखिए, एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उस टाइम ऐसी गलतियाँ हो जाती है। तो अभी आपको इन गलतियों से सीख लेनी है और ऐसी गलतियाँ एग्जाम के टाइम पे नहीं करना है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या होना था और मैंने क्या कर दिया था। देखिए, इस क्वेश्चन में बस इतना हो गया था कि जो 10th सेकंड है यानी 10वां सेकंड है, इसको मैंने 10 सेकंड पढ़ लिया था और ये पूरा क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक, तो क्वेश्चन ये था कि एक पिंड विरामावस्था से चलना आरंभ करता है यदि त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो 10वें सेकंड यानी 10th सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ। आपको यही फार्मूला याद रखना है कि जब भी आपको चली गई दूरी पूछे nth सेकंड में, ठीक है, nth सेकंड, इसमें कुछ भी हो सकता है, छठे सेकंड में, 5वें सेकंड में, तो आपको सीधे वो फार्मूला अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। फार्मूला S = U + ½ A 2n - n 1। इस फार्मूले को लगाना है आपको। तो चलिए लगाते हैं इस फार्मूले को। इसमें S निकालना है, U कितना है, 0 है, ओके, ½ और A कितना है, 10, और n देखें, n क्या बोल रहा है, कितने सेकंड में, 10वें सेकंड में। ठीक, तो 10 रख देंगे और 2 के इंटू करेंगे तो कितना होगा, 20, 20 - 1, ओके। इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 2 से काटेंगे 5 बार गया ये, ठीक, और ये 19 आ गया। तो 19 के इंटू 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 95 मीटर। ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 95। ठीक, यदि 10 सेकंड होता तब आप लगा सकते थे गति का दूसरा समीकरण, लेकिन ये 10वां सेकंड था, 10वां सेकंड, ठीक है, 10th सेकंड, इसलिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनका एक क्वेश्चन है, मिस दीना का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, इसलिए मैंने इसे इस वीडियो में ले लिया है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। इन्होंने पूछा था कि 2 मिरर आर इंक्लाइंड एट द 45 एंगल, ठीक है, 45 डिग्री एंगल, द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन देन हाउ मेनी इमेजेस विल बी देयर। ठीक, यानी दो समतल मिरर को इतने 45 के एंगल पे लगाया जाता है। ठीक है, तो इनके द्वारा निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, कितने इमेज बनेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो एंगल दे रखा है, जो भी एंगल देगा इसमें, उससे आपको 360 में भाग दे देना है। ठीक है, जैसे 45 दे रखा है, तो 45 में हमने क्या, 45 से भाग दे दिया हमने 360 में। अब भाग देना है जिस जो भी एंगल दे रखा हो उससे भाग देने के बाद यदि आपके पास इवन नंबर आ रहा है यानी सम संख्या आ रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें से 1 माइनस कर दोगे और वो होगा आपका आंसर। और यदि भाग देने के बाद जो संख्या आ रही है वो ऑड है यानी विषम संख्या है, तो आपका आंसर वही होगा, आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जब हम 45 से इसको काटेंगे, 60 को काटेंगे, तो ये 8 बार में जाएगा, 8 बार में कट गया। अब देखिए, 8 क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, 8 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर जब आएगा तो आपको क्या करना है, इसमें से सिंपली 1 माइनस कर देना है, यानी 8 में से 1 कम कर देंगे तो 7। तो इसका आंसर हो गया 7 इमेजेस बनेंगी। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। देखिए, जब इवन नंबर आए तो 360 में थीटा से भाग देके 1 माइनस करना है, और जब ऑड नंबर आए तो वही हो गया आपका आंसर। ठीक है, सेम थीटा जो आंसर आया वही आंसर हो गया आपका। ओके, ये ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और ये वीडियो अन्य वीडियो की अपेक्षा लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन समझने वाले क्वेश्चन है, तो इसमें मुझे आपको समझाने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए वीडियो लंबी होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने के मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। At constant temperature, the product of the pressure and the volume of given amount of a gas is constant. This is, देखिए, ये क्वेश्चन है, ये तो पहली बात आपके सिलेबस में है नहीं, तो ये मैंने लिया क्यों है यहाँ पे, ये 11th-12th का क्वेश्चन है। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को आपको सारे इजी से लेके हार्ड लेवल तक की तैयारी करवानी थी। मैंने आपको पहले बोला था कि इजी से लेके हार्ड तक करवाऊंगा, तो मैं हर वीडियो में 1-2 क्वेश्चन ऐसे लूँगा, 11th या 12th का लूँगा, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम में भी आपको 1-2 क्वेश्चन बाहर से मिले, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो मैं आपको आज सारे लॉ बता देता हूँ, गैस से रिलेटेड जितने भी लॉ आते हैं वो सब बता दूंगा आपको, यहीं पे सारे लॉ याद हो जाएंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो पहला देखते हैं चार्ल्स लॉ।
ठीक है। चार्ल्स ने क्या कहा था कि क्वांटिटी ऑफ गैस यानी कि मात्रा, गैस की मात्रा और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको दो ही चीज़ याद रखनी है, एक तो किस चीज़ को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, और कौन सी चीज़ किसके साथ कैसा रिलेशन रख रही है, यानी कि कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो चार्ल्स ने बोला था कि क्वांटिटी ऑफ गैस और प्रेशर इसको रखना है कांस्टेंट, ठीक है। दाब और पदार्थ की मात्रा को, गैस की मात्रा को रखना है कांस्टेंट। तो जब इनको कांस्टेंट रखेंगे तो जो गैस का वॉल्यूम होगा यानी आयतन होगा V, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, टाइम के। यही बस इतना कहा था उन्होंने कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो गैस का आयतन होता है वो तापमान के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि बलून लिया हमने, बलून में गैस भर दी, अब उस एक को रख दिया फ्रिज में और एक को रख दिया बाहर में, तो जहाँ पे ठंडा होगा वो बलून क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, तो T बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो V भी घटेगा, वॉल्यूम भी घटेगा। तो जैसे फ्रीज में हमने एक बलून रख दिया तो उसमें क्या टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर के घटने से क्या होगा, वॉल्यूम भी घट जाएगा, वॉल्यूम के घटने से क्या होगा, जो गुब्बारा है जो फ्रिज के अंदर है वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये था चार्ल्स लॉ, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स ने कहा था कि मास को और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, कि मास यानी द्रव्यमान और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। पीछे हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था, अभी हमने क्या रखा है, टेम्परेचर को कांस्टेंट। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो प्रेशर है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, ठीक है। जो गैस का प्रेशर है वो किसके, गैस के वॉल्यूम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए दो बर्तन है, इन दो बर्तनों में क्या कुछ गैस रखा गया है, अब ऊपर से जब हम इसमें प्रेशर डालेंगे, जैसे इसमें प्रेशर डाला तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हम प्रेशर हटाएंगे तो ये वॉल्यूम फिर से बढ़ जाएगा। तो यही है कि जो प्रेशर है, प्रेशर और वॉल्यूम में इनडायरेक्टली रिलेशन है, प्रेशर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है। इसी का उपयोग कहाँ किया जाता है, एलपीजी सिलेंडर में। एलपीजी सिलेंडर में कितना सारा गैस भरा रहता है, ठीक है, इसी के कारण, बॉयल्स लॉ के कारण, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, अगला नियम है गे-लुसैक का नियम। गे-लुसैक ने क्या कहा कि जो कांस्टेंट मास को कांस्टेंट रखा इन्होंने और वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रखा, मास और वॉल्यूम, इन्होंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया, ठीक है। पहले वाले में क्या रखा था हमने, प्रेशर को कांस्टेंट, दूसरे में टाइम को रखा, अब टाइम बोल रहा हूँ, टेम्परेचर को रखा, तीसरे में हमने रख दिया वॉल्यूम को, ठीक है। तो इन्होंने वॉल्यूम को क्या रखा, कांस्टेंट। तो बोला इन्होंने कि जो प्रेशर है, गैस का प्रेशर है वो टेम्परेचर के समानुपाती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, ठीक है, ये बोला उन्होंने। नेक्स्ट है एवोगाद्रो लॉ। इन्होंने कहा कि इक्वल वॉल्यूम यानी आयतन भी बराबर लेंगे हम, ठीक है, टेम्परेचर भी बराबर लेंगे और प्रेशर भी बराबर लेंगे, ये सब कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट लेंगे। तो इन्होंने कहा जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके अंदर जितने भी अणु होंगे, गैस के अणु, उनकी संख्या बराबर होगी। इन्होंने कहा कि समान आयतन के गैस समान नंबर में क्या मॉलिक्यूल्स को कंटेन करेंगे, मतलब दोनों में कितने इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे, दोनों में इक्वल अणु होंगे। यानी अगर इसको हम डबल कर दें, यदि इसमें n है, n मॉलिक्यूल्स है, इसको डबल कर देंगे तो इधर भी डबल हो जाएगा, ठीक है, 2n हो जाएगा, ओके, यही कहा इन्होंने। तो ये हो गया। अब इन सब नियम को मिला के एक बनाया गया कंबाइन लॉ, ठीक है, कंबाइन गैस लॉ। इसमें क्या किया गया, बॉयल्स, चार्ल्स और गे-लुसैक के नियम को मिला दिया गया और बन गया PV/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये नियम गया, यानी कि रेशियो ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये है हमारा कंबाइन लॉ। तो आप समझ गए होंगे सब। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर किस में कांस्टेंट था, कौन, दूसरे वाले में था, दूसरा वाला यानी कि बॉयल्स लॉ में। पहला था चार्ल्स का लॉ, चार्ल्स लॉ में हमने क्या प्रेशर को लिया था कांस्टेंट। दूसरा था बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में हमने टेम्परेचर को लिया था कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया था तो हमने बोला था कि जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो अब यहाँ से देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी P इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये था, ओके। अब V को इधर ले जाएंगे तो PV इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, ठीक है। अब जब आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल लगाते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट आता है, ये आता है, तो ये बन गया PV इज इक्वल टू कांस्टेंट।
तो यही पूछ रहा था कि अ कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट है देखिए इनका गुणनफल, प्रेशर का और वॉल्यूम का गुणनफल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। तो ये किसका नियम था, ये नियम था बॉयल्स का। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बॉयल्स। ओके, ये सारे नियम आपको याद होने चाहिए। यदि एक बार में आपको नहीं याद हुआ तो वीडियो को दोबारा देखिए, यहीं से आपको याद हो जाएंगे ये। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ सॉल्यूशन विच कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट इज डिजॉल्व इन द गिवन अमाउंट टेम्परेचर इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि एक ऐसा घोल जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा होती है जो किसी दिए गए तापमान में घुल सके। तो आपको विलयन के बारे में पढ़ा होगा आपने। विलयन 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड वो होता है जिसमें ऐसा विलयन जिसमें जितनी उसकी क्षमता है घोलने की उतने ही घुलेंगे विलय, यानी विलय के कण विलयन जो उतना ही विलय घोलता है जितना उसकी क्षमता है उतना ही घुलेगा उसमें। और अनसैचुरेटेड इसमें हम क्या करेंगे, बिना टेम्परेचर को बढ़ाए, इसमें ये ध्यान रखना है अनसैचुरेटेड में टेम्परेचर को बिना बढ़ाए उसकी क्षमता से अधिक घोल सकें, उसकी क्षमता से अधिक घोल सकते हैं। यानी कोई विलयन है उसमें हम मान के चलते कि 50 ml घोल सकते थे, अब बिना टेम्परेचर बढ़ाए हम उसमें 60 ml घोल ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। ओके, थर्ड होता है सुपर सैचुरेटेड। अब इसमें क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। जैसे आपने वो देखा हुआ चाशनी बनाते हैं, चीनी की चाशनी बनाते हैं, पानी में पहले डालते हैं चीनी, ठीक है, और घोलते हैं उसको, फिर टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी कि ऑन करते हैं गैस चूल्हे को और उसको गर्म करते रहते हैं और उसमें चीनी डालते रहते तो वो घुलता रहता है। ये होता है सुपर सैचुरेटेड। समझ गए होंगे आप तीनों। तो इसमें बोला था कि बिना टेम्परेचर बढ़ाए, ठीक है, अधिक घोलना है, विलय जो इसकी क्षमता है क्षमता से अधिक घोलना है लेकिन बिना टेम्परेचर बढ़ाए। तो ये क्या था, अनसैचुरेटेड। तो इसका आंसर क्या हो गया, असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड डैश ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, जब हम एक फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। ठीक है, तो ये इनका नेचर कैसा होता है, नाइट्रोजन और सल्फाइड के ऑक्साइड निकलते हैं, इनका नेचर क्या होता है। बहुत ईजी है, आपको यदि पता होगा। आपको एक चीज़ बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि जो मेटल होते हैं, मेटल कैसे बनाते हैं, जो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, यानी एल्कलाइन ऑक्साइड बनाते हैं मेटल। और जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल कैसे बनाते हैं, एसिडिक बनाते हैं, एसिडिक। अब आपको पता है जो नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, अम्लीय होंगे, एसिडिक होंगे। ठीक है, एम्फोटेरिक क्या होते हैं, मेटल के ऑक्साइड यानी Al2O3 है जो, और ZnO, ये दोनों एम्फोटेरिक यानी जिसमें एल्कलाइन नेचर भी हो और एसिडिक नेचर भी हो। इसका आंसर हो गया एसिडिक। एसिडिक होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। ठीक है, अब एक वर्ड है फॉसिल फ्यूल। ठीक है, फॉसिल फ्यूल समझ लेते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी दे रखा है। तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है कि जो ये बनता है डेड एनिमल और प्लांट से। ये प्लांट और एनिमल क्या होते हैं, पृथ्वी की सतह के नीचे करोड़ों वर्ष से दबे रहते हैं। इसके वजह से प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये जो एनिमल्स की बॉडी है या फिर प्लांट की बॉडी है ये बन जाती है फॉसिल फ्यूल में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। द फॉसिल फ्यूल मेनली 3 टाइप के होते हैं, एक होता है कोल, ठीक है, कोयला, एक होता है ऑयल या फिर पेट्रोलियम जिससे पेट्रोल निकलता है, और एक नेचुरल गैस हो गया। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन में देखा कि जब फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तब क्या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, ये सब निकलते हैं। ओके, तो अब देखिए, अब जैसे एक इसका आंसर आप ऐसे भी कर सकते थे, पिछले वाले प्रश्न का आंसर आप ऐसे भी कर सकते थे कि आपको पता है कि जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन, अगर आपको ये पता होगा तो आप ऐसे भी करें। एसिड रेन में क्या होता है, SO2 होता है, ठीक है, SO2, और SO2 क्या होगा फिर, एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। तो ऐसे भी कर सकते थे आप पिछले प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे फॉसिल फ्यूल क्या होता है और ये उसका नेचर क्या होता है, जो इससे जलाने से जो गैस निकलती है उसका नेचर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी इनवॉलेंट्री नहीं है। इनवॉलेंट्री क्रिया कौन सी नहीं है इनमें से, देख लेते, पढ़ लेते हैं। श्वसन एक इनवॉलेंट्री क्रिया है, ठीक है। डाइजेशन जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता वो होती है इनवॉलेंट्री क्रिया, और वॉलेंट्री क्रिया वो होती है जिन पे हमारा कंट्रोल होता है। ओके, सिलेवरी सिक्रेशन यानी कि लार का जो स्रावन होता है ये भी क्या है, इनवॉलेंट्री क्रिया है। देखिए, जब भी आप कुछ देखते हैं यानी कुछ अच्छा सा देखते हैं या खट्टा सा कुछ देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो आप अपने मन से थोड़ी ना करते हैं। देखिए, हम लोग बचपन में एक गेम भी खेलते थे, उसमें
ग्रुप बना लेते थे और बच्चे उसमें से प्रोडक्ट, खाने के प्रोडक्ट का नाम लेते थे। अब जिसके मुंह में पानी आ जाता था वो हार जाता था, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे खट्टे पदार्थों का नाम लेते थे, जैसे नींबू हो गया, नींबू का नाम लेते साथ मुंह में पानी आ जाता था, ठीक है। तो ये इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, एक इनवॉलेंट्री क्रिया है। लेकिन साइकिलिंग तो एक वॉलेंट्री क्रिया है, ये तो हम अपने हिसाब से चलाएंगे, जब हमें चलाने का मन करेगा तभी चलाएंगे। तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो गया? साइकिलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन डायब्रेनर ट्रिक का उदाहरण नहीं है? तो होप कि आपको अभी तक ये याद हो गया होगा डायब्रेनर का ट्रिक। ओके, अभी नहीं हुआ है तो लास्ट बार मैं आपको करा रहा हूँ, इसके बाद शायद डायब्रेनर वाला क्वेश्चन नहीं लूँगा मैं अपनी वीडियो में। 3 ट्रिक दिए तो डायब्रेनर ने, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये तीनों आपको याद होने चाहिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में होता है निम्न से कौन सा नहीं है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम भी है, लेकिन ये नहीं है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो गया हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद हो गई होगी अभी तक, ठीक है। देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है। इसकी ट्रिक ये होती है, काशीनाथ कमाली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं ऐसे। ऊपर के जो एलिमेंट है, देखिए रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे बढ़ता है नीचे से ऊपर, यानी ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिविटी होंगे, नीचे वाले कम होते हैं। तो जो पोटेशियम और सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम और सोडियम ये क्या करेंगे? हॉट वाटर के साथ भी करेंगे, कोल्ड वाटर के साथ भी करेंगे, ठीक है। स्टीम यानी कि भाप के साथ भी करेंगे और ऊष्मा के साथ भी करेंगे, नहीं हीट के साथ भी करेंगे ये। तो इन चारों के साथ ये ऊपर के 2 करते हैं। अब कैल्शियम को देखते हैं, कैल्शियम हॉट वाटर के साथ करेगा, कोल्ड वाटर के साथ करेगा, स्टीम के साथ करेगा, लेकिन ये ऊष्मा के साथ नहीं करेगा। ओके, अब देखते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम क्या करेगा? केवल हॉट वाटर और स्टीम के साथ करेगा, ये कोल्ड वाटर के साथ नहीं करेगा, ठीक है, मैग्नीशियम। अब इसके नीचे हो गया एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये सिर्फ ओनली स्टीम के साथ करेंगे, सिर्फ भाप के साथ करेंगे। ओके, और ये इधर नीचे वाले जो होते हैं लेड से जितने भी नीचे हैं ये अभिक्रिया नहीं करेंगे, चाहे स्टीम हो चाहे हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, ये किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करेंगे। ओके, ये हो गया। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती? देखिए, ठंडे या गर्म, यहाँ से ऊपर सब कर रहे हैं, ठंडे से गर्म। मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम ये ठंडे से नहीं कर रहा था, ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम क्या ऑप्शन में? हाँ जी, ऑप्शन में है मैग्नीशियम क्या, लेकिन ये गर्म से कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैग्नीशियम, क्योंकि ये बोल रहा है ठंडे या गर्म दोनों बोल रहा है, इससे अभिक्रिया नहीं करेगा। मैग्नीशियम तो गर्म से कर रहा है। ओके, और देखते हैं मैग्नीशियम। एल्युमिनियम क्या है? ये ना तो ठंडे से करेगा ना गर्म से। ये जो एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये क्या करेंगे? सिर्फ स्टीम के साथ करेंगे। तो इनमें से देख लेते हैं, अगर ऑप्शन में मिल गया एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। एल्युमिनियम, जिंक, देखिए जिंक है ऑप्शन में, तो जिंक हो गया हमारा राइट आंसर। ओके, ये आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये आपको ऐसी याद करनी है कि गर्म के साथ कौन करेगा, ठंडे के साथ कौन करेगा, ये ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्प्रिन है। एस्प्रिन क्या है? एस्प्रिन एक एंटीपायरेटिक है, ठीक है, ज्वरनाशी है एक, ठीक है, हिंदी में ज्वरनाशी बोलते हैं। तो एस्प्रिन, ज्वरनाशी, एस्प्रिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, ये सब, ठीक है। देखिए जहाँ पे भी पायरो वर्ड मिल गया ना आपको, पायरो का मतलब ही होता है हीट से, थर्मल से। तो जहाँ पे भी पायरो मिल गया, जैसे कि पायरोमीटर, तो वो क्या मेजर करेगा? हीट को मेजर करेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, पायरो मतलब हीट के लिए होता है, ज्वरनाशी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीसेप्टिक की तैयार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एंटीसेप्टिक बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एंटीसेप्टिक बनाने के लिए देखिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन भी 12th के हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी, यानी उनके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था? ये तो आप सबको ही पता होगा कि डायनामाइट का किया था उन्होंने आविष्कार, ठीक है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आई वॉश में इस्तेमाल किया जाने वाला एसिड कौन सा? आई वॉश, ठीक है। आंखों में इरिटेशन होती है, खुजली होती है, रेडनेस टाइप का हो जाता है, तो एक ड्रॉप आता है, एक आंखों में डालने वाला ड्रॉप आता है, या फिर एक लिक्विड आता है जिससे हम आंखों को धोते हैं, उसमें कौन सा एसिड होता है? तो उसमें होता है बोरिक एसिड, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, बोरिक एसिड। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, ये मत सोचिएगा ये 12th का है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिला दिया। एसीटोन और अल्कोहल के इस मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए।
एसीटोन और अल्कोहल को मिला दिया गया, अब इसको अलग करना है, इसके लिए कौन सी विधि का हम उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे डिस्टिलेशन का, डिस्टिलेशन यानी आसवन विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डिस्टिलेशन मेथड का, इसमें क्या करते हैं, इस विधि द्वारा दो संगठनों यानी कि कंपोनेंट जिनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें अंतर है, यानी एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एक का कम होगा, ऐसे मिश्रणों को हम अलग कर सकते हैं। तो एसीटोन का क्या होता है, कम होता है अल्कोहल से, तो जब हम गर्म करेंगे तो एसीटोन पहले भाप बन के उड़ जाएगा, अब भाप बन के उड़ेगा ऊपर, हम उसको किसी अन्य बर्तन में कलेक्ट कर लेंगे, उसको अन्य बर्तन में कलेक्ट कर लेंगे, इस प्रकार जो अल्कोहल नीचे रह जाएगा और जो एसीटोन है वो दूसरे बर्तन में कलेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, इसीलिए हम डिस्टिलेशन मेथड का उपयोग करेंगे। डिस्टिलेशन मेथड का उपयोग कब किया जाता है, जब दो संगठनों के बीच बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, यानी उनके क्वथनांक बिंदु में डिफरेंस होता है, तब इस मेथड का उपयोग करते हैं, ठीक। इसका आंसर हो गया डिस्टिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं, एक घर में एक माह में 30 यूनिट ऊर्जा की खपत हुई, जूल में यह एनर्जी कितनी होगी। ओके, जूल में कन्वर्ट करना है, इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको पता है कि एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। तो 1 किलोवाट बराबर इतना है, तो 300 किलोवाट बराबर कितना होगा, इससे इंटू कर देंगे, ठीक है। 300 इंटू 3.6 इंटू 10⁶, इसको इंटू करेंगे तो ये आ गया 18, ठीक है। 9 और 1 10 और 00, ओके, इंटू 10⁶, ठीक। अब एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे, ओके। अब देखिए ऑप्शन में ऐसा कुछ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं अपने आंसर को, अपने आंसर को ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ से 1 0 इसमें ऐड कर दूंगा तो होगा 108 इंटू 10⁷, अभी भी ये हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो एक पॉइंट और यहाँ करूँगा तो ये हो गया 8, ठीक है। अब देखिए अभी भी नहीं है ऑप्शन में, ठीक है, अभी है क्या ऑप्शन में, नहीं, 10.8 नहीं, एक पॉइंट और इधर ले जाऊँगा तो ये हो गया 9। अब देखिए है ये ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो 1.08 इंटू 10⁹, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति क्या होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराया है, तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को देखा है तो इसे यहाँ पे पॉज करें और स्वयं से इसे सॉल्व करें, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पावर निकालना है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, W/T, यानी कार्य करने की दर को बोलते हैं पावर। अब इसके लिए क्या चाहिए, हमें W चाहिए, क्योंकि T तो दे रखा है, हमें W निकालना है। अब W क्या होगा, वर्क डन, W इज इक्वल टू mgh होगा, M पता है हमें, G पता है, और H निकाल लेते हैं, यानी कि कितनी हाइट चढ़ेगा वो, 50 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और एक सीढ़ी की लेंथ कितनी है 20, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो फिजिक्स में जितनी भी आप क्वांटिटी लोगे उसे सबको SI में लेना पड़ेगा। तो SI जो यूनिट होती है लेंथ की वो होती है मीटर, तो इसको मीटर में करना है तो 100 से क्या कर देंगे डिवाइड, 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये आ गया 10 आ गया, ओके 10 आ गया, 10 मीटर चढ़ेगा वो। अब लगाते हैं वर्क, निकालते हैं वर्क, W इज इक्वल टू mgh, M कितना है 50, ओके, G कितना है 10 और H कितना निकला 10, तो इसको इंटू करेंगे तो हो गया 5000 जूल आ गया, 5000 जूल, तो ये आ गया इसका वर्क 5000 जूल। अब निकालते पावर इज इक्वल टू W/T, 5000 जूल बाई T, T कितना है 10 सेकेंड, 1 0 से 1 0 कट गया तो आ गया 500 वाट, 500 वाट आ गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं, CCl4 को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जानता है पायरीन के नाम से, पायरीन के नाम से जाना जाता है। इसकी गंध हल्की मीठी सी होती है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, मेन इसका इस्तेमाल किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में, अग्निशामक में, ठीक है, आग बुझाने के लिए जो यंत्र होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरह से आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से अलग किया जा सकता है, ठीक है। एक मिश्रण है पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन का, इसमें से आयोडीन को अलग करना है, तो कौन सा आप इसमें से मेथड यूज़ करोगे। तो पता है आपको जो आयोडीन होता है, आयोडीन एक सब्लिमेट है, ठीक है, सब्लिमेट, और इस सब्लिमेशन का एक एग्जांपल है, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा सब्लिमेशन द्वारा कर देंगे, क्योंकि जो आयोडीन है वो सीधे क्या बन जाएगा, सॉलिड से गैस बन जाएगा और इसको हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, आयोडीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, ठोस CO2 हो गया, ये सब सब्लिमेशन के एग्जाम्पल है, इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का pH कितना होता है। मानव रक्त का pH होता है 7.4, ठीक है, और जो आंसू होता है टीयर उसका भी होता है 7.4,
ठीक है। तो ये क्लोज है इसका 7.35 से लेकर 7.45 तक, ठीक है, मतलब 7.4 के अंडर आ रहा है, ठीक है। और देखें और थोड़े इंपॉर्टेंट और बात कर लेते हैं और पीएच के। तो देखिए एसिड रेन कब होगा, एसिड रेन जब वायुमंडल का जो पीएच होगा वो 5.5 से कम हो जाएगा, तब होगा एसिडिक रेन 5.5 से। और 5.5 ये अगर मुंह का पीएच भी 5.5 से कम हो गया, माउथ का पीएच, तो क्या होगा, दांत में क्षय होने लग जाएगा, डिके होने लग जाएगा दांतों का, ओके। और जो पेट में HCl होता है, पेट में HCl उसका पीएच होता है 1.2, ठीक है। और दूध, खट्टा दूध कब हो जाएगा, जब उसका पीएच कितना 6.6 से कम हो जाएगा, दूध खट्टा होने लग जाएगा जब उसका पीएच 6.6 से कम हो जाएगा। तो ये सब आपको कुछ याद रखने, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखिए टिश्यू मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर कर दिया है, यानी टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक वो होते हैं जो लाइव बर्थ सेल डिवीजन करते रहते हैं, और जो परमानेंट वो होते हैं जो सेल डिवीजन करने की क्षमता खो देते हैं। फिर मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक सेल में 3 बताए थे टिश्यू में, एपिकल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी और लेटरल, ठीक है। जो एपिकल होता है वो टॉप पे होता है, टॉप पे होता है और इसकी हाइट को बढ़ाता है, हाइट को बढ़ाता है। इंटरकैलरी क्या होता है, 2 नोड के बीच होता है और यहाँ से नई शाखाएं निकलती है, नई शाखाएं के लिए कौन, इंटरकैलरी। और लेटरल या फिर इसी को क्या बोलते हैं, कैम्बियम, ये कहाँ होता है, पेड़ की वृत्त बढ़ाता है, यानी उसकी मोटाई बढ़ाता है, यहाँ पे होता है और पेड़ की मोटाई बढ़ाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ग्रोथ को बढ़ाता है, एपिकल ग्रोथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर के उपचार के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का, ठीक है। और कौन सा ऐसा विटामिन है, मतलब बी कॉम्प्लेक्स में ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातित होती है, ठीक ठीक। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम पूछ रहा है, गुरुत्वाकर्षण यानी F इक्वल टू क्या था, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी m1 इंटू m2। यदि दो वस्तु मान लें, एक का द्रव्यमान m1 है एक का m2 है, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि द्रव्यमान का जो प्रोडक्ट होगा उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच की जो दूरी होगी, यदि r मान लें उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, विपरीत किसके होती है, वर्ग के विपरीत, तो ये होती है उनके बीच की दूरी की, ठीक है। तो आंसर हो गया उनके बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। देखिए ऐसे समझिए, जैसे मेटल होते हैं, मेटल के ऊपर पॉजिटिव होते हैं Na+, एक मेटल रहता है एक नॉन मेटल Cl-, इसके ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, क्यों नेगेटिव है, ये चाहे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए चाहेगा ना, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब जो मेटल होते हैं, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, फ्रीली इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो दान करते रहते हैं, इसलिए उन पर पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको, इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम पता ही होगा आपको, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, उसका क्या होता है, NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसके कारण होता है, तो त्वचा के ऊपर क्या होता है, मेलेनिन होता है, मेलेनिन पिगमेंट होता है। तो जब हम सूर्य की उपस्थिति में आते हैं, यानी सूर्य की रोशनी में आते हैं, तो क्या होता है, सूर्य की रोशनी से ये मेलेनिन बर्न होने लग जाता है, जिससे इसका रंग काला सा हो जाता है, सांवला सा हो जाता है, ठीक है, तो मेलेनिन। और बता सकते हैं इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, एक बीमारी होती है, देखो आपको फोटो दिखा देता हूँ उस बीमारी की, ये बीमारी, ठीक है। इस बीमारी को क्या बोलते हैं, विटिलिगो, VITILIGO, विटिलिगो, ये होती है विटिलिगो पर सफ़ेद सफ़ेद से दाग बन जाते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, प्रोटीन का एक उदाहरण जो हार्मोन के रूप में भी काम करता है, तो इनमें से कौन है जो एक प्रोटीन है लेकिन हार्मोन की तरह काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीटोसिन एक प्रोटीन है जो हार्मोन की तरह काम करता है, ठीक है। चाइल्ड बर्थ के दौरान और मिल्क इंजेक्शन, जो मिल्क निकलता है उसमें भी, मतलब मदर मिल्क जो निकलता है उसमें भी ऑक्सीटोसिन का ही रोल होता है, ठीक। और
अच्छा, मिल्क के निकलने के टाइम तो ऑक्सीटोसिन एक्टिव होता है, लेकिन मिल्क फॉर्मेशन कौन सा हार्मोन करता है? ठीक है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन तो मिल्क फॉर्मेशन करता है, और निकलता है जो मिल्क है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से। ऑक्सीटोसिन को और क्या बोलते हैं? लव हार्मोन। ठीक है, सोशल हार्मोन, लव हार्मोन, ये सब ऑक्सीटोसिन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की को अपने चेहरे की उभरी हुई छवि को उसके प्राकृतिक आकार के 4 गुना अधिक देखने के लिए 120 सेंटीमीटर के त्रिज्या के अवतल गोलाकार दर्पण के सामने कितनी दूरी पर खड़ा होना होगा? ठीक है, तो देखिए आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला गया इसमें, यानी m इज इक्वल टू, आपको पता है क्या है, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये होता है मैग्निफिकेशन का। अब मैग्निफिकेशन है कितना बड़ा, तो यहाँ आ रहा है 4 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो m की वैल्यू तो 4 दे दी। देखिए m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू ले रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ इमेज की दूरी की बात और जो लड़की खड़ी है यानी ऑब्जेक्ट की दूरी की बात हो रही है, इसलिए तो m की वैल्यू तो 4 है, m की वैल्यू 4, यहाँ 4 ले लिया मैंने m की वैल्यू। देखिए अभी तो बताता हूँ मैं आपको, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है, माइनस वी अपॉन यू। ओके, m दे रखा है 4, ठीक है, माइनस वी। अब u देखिए हमेशा माइनस में लेते हैं, क्योंकि उसे मिरर के सामने रखते हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड ये है ना, इधर रखते हैं, इधर की सारी दूरियां कैसी होती है? नेगेटिव में होती है, तो u ले लिया हमने माइनस। ठीक, यहाँ से ये कट गया। ओके, तो जब v की वैल्यू क्या आ गई? v की वैल्यू आ गई 4u, v की वैल्यू आ गई 4u, v की वैल्यू आ गई 4u। अब याद रखना है आपको, और क्वेश्चन में त्रिज्या दिया हुआ है, अवतल जो दर्पण है उसकी त्रिज्या दे रखी है, यानी 8 दे रखा है, 8 दे रखा है, तो यहाँ से हम f निकाल सकते हैं, क्योंकि f इज इक्वल टू क्या होता है? r/2। तो अगर त्रिज्या 120 है तो f कितना हो गया? इसका आधा हो गया, यानी 60, f हो गया 60। ओके, अब लगा देते हैं इसमें मिरर वाला फॉर्मूला, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये लगा देते हैं, प्लस होता है मिरर के फॉर्मूले में। ओके, अब देखिए f पता है हमें, v पता है, v की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी 1/60। अब आपको पता होगा जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी f क्या होती है? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव ले लिया हमने। और अभी हमने निकाला v की वैल्यू कितनी है? 4u रख दिया यहाँ पे। ठीक है, प्लस u हमेशा हम नेगेटिव में लेना है, नेगेटिव ले लिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/-60। ठीक है, इसको यहाँ इंटू कर देंगे तो 4u² हो जाएगा, माइनस u प्लस 4u। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, उसको मिटा देता हूँ मैं, 1/-60 इक्वल टू 3u/4u, 3u/4u। इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे। ओके, तो 4u² इक्वल टू हो गया 80u, एक u से एक u कट गया, यानी 4u की वैल्यू हो गई 180। 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौको 16 और 4 बने 20, 45 आ गया इसका आंसर। तो 45 सेंटीमीटर आ गया। ओके, u की वैल्यू कितनी आ गई? 45 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड। ठीक, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? जब लाइट वेव किसी ऑब्जेक्ट है उसके किनारे से मुड़ जाती है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं विवर्तन। ठीक है, डिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको। ओके, अपवर्तन पता है आपको? अपवर्तन, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। परावर्तन पता है आपको? टकरा के वापस उसी माध्यम में जाती है। प्रकीर्णन पता है आपको? स्कैटरिंग, फैलाव हो जाता है, कणों के कारण फैलाव हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? विवर्तन। ठीक, 26 क्वेश्चन है कि बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। ये 26वें क्वेश्चन का आंसर आपने देना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइज वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो यदि आपको पसंद आई, यदि आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें। और आपके एग्ज़ाम को अब ज़्यादा दिन नहीं बच गए हैं। ठीक है, 16 से एग्ज़ाम होने, 16 जुलाई से, और ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, शिफ्टों के माध्यम से एग्ज़ाम होंगे, शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगी। तो आपको अपनी तैयारी को पूरी रखनी है। ठीक है, अब 15 तारीख डेडलाइन मान के चलिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था अपनी वीडियो में कि 15 से एग्ज़ाम होंगे, तो 16 आ गई ये डेट। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट दें, जितनी तैयारी आप कर रहे थे उससे डबल करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।